नमस्कार दोस्तों, त्रिवेणी लर्निंग पर आप सभी का स्वागत है। मैं आ गया हूँ आपकी ज्योग्राफी वाली क्लास लेकर के। और अभी हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की जो एनसीईआरटी होती है ना। क्लास 11th की एनसीईआरटी जिसमें भौतिक भूगोल है, वो बुक पढ़ रहे हैं। ठीक, देखिए ये इकाई 3rd है। ठीक, और इसमें हम पढ़ेंगे भू आकृतियों के बारे में। ठीक, इसके पहले इकाई 1, इकाई 2 और इकाई 3 अभी पढ़ रहे हैं। इसके पहले इकाई 2 और इकाई 1 हो चुकी है। ठीक, चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ पर सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ठीक, यहाँ से हम शुरू करने जा रहे हैं इकाई 3rd। ठीक, भू आकृतियों के बारे में। देखिए इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम भू आकृतियों की प्रक्रियाएं पढ़ेंगे ना, जैसे अपक्षय, बृहच्छरण, अपर्दन, निक्षेपण, ठीक, मृदा निर्माण, भू आकृतियाँ, ठीक, और उनका विकास, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहला जो चैप्टर है जो आपके सामने आ रहा है उसका नाम है, यहाँ पर देख लीजिए, अध्याय 5। ठीक, भू आकृतिक प्रक्रियाएं। ठीक, भू आकृतिक प्रक्रियाएं। तो अब देखिए इसमें हम इसके पहले चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, है ना, चैप्टर 4 तक की सारी क्लासेस हो चुकी हैं। वही है यूनिट 1, यूनिट 2, है ना, यूनिट 1, यूनिट 2 में सब डिवाइड है। वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, सारी क्लासेस आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक, देखिए यहाँ पढ़ेंगे भू आकृतियों के बारे में, भू आकृतिक प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, प्रोसेस। ठीक, अध्याय 5 में देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि अभी तक आपने क्या पढ़ा। ठीक, सभी यूनिट्स में आपने पढ़ा पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, है ना, इसकी भूपर पट्टी कैसी है वो हमने पढ़ लिया, इसका आंतरिक संस्तर का विकास कैसे हुआ, है ना, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। आंतरिक संस्तर में आपने क्रस्ट, मेंटल कोर, है ना, और प्लेटों के बारे में पढ़ा। भूपरपट्टी प्लेट्स का संचलन कैसे हुआ ये सब हमने पढ़ लिया है। ठीक, और क्या चीज़ें, भूकंप, ज्वालामुखी के प्रकार, है ना, भूपरपट्टी को निर्मित करने वाले शैल खनिजों के विषय में ये सब जानकारी आपको पहले ही आपको प्राप्त हो चुकी है ना, विस्तार से इसके बारे में हमने जान लिया है। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम जिस धरातल पर रहते हैं ना उसके विषय में भी विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। किस धरातल पर, मतलब ये हुआ कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ के सरफेस पर हम रह रहे हैं, तो हमारा अर्थ सरफेस कैसे बन रहा है, क्या चीज़ें हैं, क्या प्रोसेस है, उन सब के बारे में हम यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है ना। देखिए हम इस प्रश्न के साथ प्रारंभ करते हैं ये बात कि धरातल जो है वो असमतल क्यों है। ठीक, जैसे आप पहले से ही जानते हैं कि जो हमारा सरफेस है ना, जैसे ये पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा हो गया। ठीक, तो ऊपरी हिस्से में आपको ये पता है कि ऊपरी हिस्से में कहीं पर बहुत ज़्यादा ऐसे पर्वतीय हिस्सा है, कहीं ऐसे खाई है, कहीं मैदानी एरिया है ना, कहीं पठारी एरिया है और कहीं पर समुद्री एरिया है। ठीक, इस तरीके से तो आप ये जान रहे हैं कि जो हमारा सरफेस एरिया है वो समतल है ही नहीं। ठीक, कहाँ पर पर्वत है ना, मैदान है, ठीक, महासागर है। तो इस तरीके से हमारा जो पूरा धरातल है वो समतल है ही नहीं। तो यही यहाँ पर बात हो रही है कि भैया ये जो हमारा धरातल है ना ये असमतल क्यों है। ठीक, तो अब देखिए, अब इस प्रश्न का उत्तर ना आपको यहीं आगे मिलेगा। कैसे, इधर देखिए कि सर्वप्रथम भूपरपट्टी गत्यात्मक है, ये बात जान लीजिए। गत्यात्मक, इसके पहले भी हमने बताया है आपको कि पिछले वाले चैप्टर में आपको याद होगा ये बात हुई थी कि भैया जो मेंटल है, मेंटल के ऊपर, है ना, यानी ऊपरी क्रस्ट, ये पूरा क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, इसको मिला करके बनता है आपका स्थल मंडल, है ना। तो आपने देखा होगा कि जो हमारा स्थल मंडल है ना,
स्थलमंडल कई प्लेटों से मिलके बना है। 7 बड़ी प्लेटों के बारे में उल्लेख पहले से हो चुका है ना। प्रशांत महासागरीय प्लेट है ना, इंडो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट है, अफ्रीकी प्लेट है, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका प्लेट है। और ये सब जो है ना, ये सब एस्थेनोस्फीयर पर संचलित कर रही हैं, चल रही हैं, मूवमेंट कर रही हैं ना। कभी ये एक दूसरे के पास आ रही हैं, दूर जा रही हैं। इस तरीके से जो स्थल है, स्थल पर जो ये भूर पर पट्टी है, ये क्या है, गत्यात्मक अवस्था में है। ठीक, ये क्या है, गत्यात्मक है। अब देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि यह क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशाओं में संचलित होती रहती है। ठीक, कैसे जानते हैं, देखिए जो हमारी ये भूपर पट्टी है ना, जो हमारी ये भूपर पट्टी है, इस पर जो प्लेट है, ठीक है ना, तो ये प्लेट समझ लीजिए कि ये प्लेट या तो क्षैतिज दिशा में संचलित हो रही, या तो इधर जा रही हैं ये प्लेटें, है ना, या तो इधर जा रही प्लेटें संचलित तो हो रही। इसके अलावा क्या है ना कि कभी कभी भूस्खलन टाइप का जैसे हो जाता है ना, तो इनका धंसाव भी हो रहा है। ठीक, कहीं बहुत ज़्यादा खाई बन जा रही है, तो कहीं पर क्या हो रहा है ना, यही प्लेट फोल्ड होकर के पर्वत का निर्माण भी कर देती हैं। तो यानी अपवर्ड भी हो रहा है और डाउनवर्ड भी हो रहा है। तो वही बात यहाँ पर की जा रही है कि जो हमारी भूपर पट्टी है ना, ये भूपर पट्टी गत्यात्मक है और यह क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशाओं में संचलित होती रहती है। ठीक, देखिए निश्चित तौर पर यह भूतकाल में वर्तमान गति की अपेक्षा थोड़ी तीव्रतर संचलित होती थी। ठीक, इसका मतलब हुआ कि ये बात तो एकदम कंफर्म अब हो चुका है। क्या कंफर्म हो चुका है कि जो हमारी भूपर पट्टी है ना, ये गत्यात्मक है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में संचलित हो रही है, और पहले की अपेक्षा अब जो है ना वर्तमान में ये कम स्पीड से चल रही है। यानी भूतकाल में ये तीव्रतर संचलित होती थी। पहले ये जो प्लेटें हैं, पहले इनकी स्पीड ज़्यादा थी, अब इनकी स्पीड जो है अपेक्षाकृत थोड़ा कम हो गई है। ठीक, देखिए भूपरपट्टी का निर्माण करने वाले, है ना, पृथ्वी के भीतर सक्रिय आंतरिक बलों में पाया जाने वाला अंतर ही पृथ्वी के बाह्य सतह में अंतर के लिए उत्तरदायी है। ठीक, देखिए अब इस पॉइंट को पहले समझ लीजिए बहुत सही से। यहाँ समझिए कि जैसे अब ये अर्थ सरफेस हो गया, ठीक है ना, तो अर्थ सरफेस हो गया, तो एक बल पृथ्वी के बाहर सतह पर काम करता है जिसको बोला जाता है बाह्य बल। ठीक, बाह्य बल, और एक बल अंदर काम करता है जिसको बोलते हैं आंतरिक बल। ठीक, और ये सरफेस है, तो कुछ बल सरफेस के पृथ्वी के अंदर काम कर रहे हैं, कुछ बल पृथ्वी के बाहर काम कर रहे हैं। बाहर में जो बल काम कर रहे हैं, ये क्या करता है ना, पृथ्वी पर हमेशा समतल बनाने की प्रयास करता है। ठीक, समतल स्थापित करने का प्रयास करता है। लेकिन जो अंतर्जात बल है ना, अंतर्जात बल पृथ्वी पर इस धरातल पर क्या करता है, विषमता बनाने का प्रयास करता है। यानी पर्वत, पठार, नदियाँ, ये सब बनाने का प्रयास करता रहता है। ठीक, जैसे अब मान लीजिए जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसे प्लेट है ना, अब ये प्लेट है, तो अंतर्जात बल के कारण क्या हुआ, मान लीजिए ये वाली प्लेट इस वाली प्लेट के नीचे ऐसे अधोगमित हो गई। ठीक, और ऐसा क्यों हुआ, आंतरिक बल के कारण जो है इसमें संचलन शुरू हो रहा है। तो ये प्लेट संचलन के कारण, संचलन मतलब गति कर रही, गति के कारण क्या हुआ, आगे जा कर के इस प्लेट से टकराई और इसके नीचे धंस गई। ठीक, धंसने से क्या हो गया, अब यहाँ पर स्थल पर देखेंगे तो खाई बन जाएगी या गर्त टाइप के बन जाएगा या कुछ भी बन जाए मान लीजिए। ठीक है ना, तो जो भी बनेगा वो विषम चीज़ ही होगा, वो समतल बनाने का प्रयास नहीं होगा, असमतल होगा। तो आंतरिक बल के कारण पृथ्वी पर क्या होता है कि असमतल स्थापित हो जाता है, और बाह्य बल के कारण, बाह्य बल में जैसे क्या होता है कि हवा चल रही है, नदियां हैं, वो क्या है, जो पृथ्वी के सतह पर ऊंचा उठा हुआ भाग है, इसको काट काट करके समतल बनाने का प्रयास कर रही हैं, है ना। और आंतरिक बल क्या कर रहा है कि पता चल रहा है कोई प्लेट अंदर से संचलित कर रही है, और ये क्या हुआ कि अंदर से जो आंतरिक बल लगा, आंतरिक बल के कारण ये प्लेट उठ गई, फोल्ड कर गई, मोड़ आ गया। ठीक, तो इस तरीके से जो हमारे बाहरी स्ट्रक्चर दिख रहा है
पृथ्वी के बाहर जो भी आप संरचना देख रहे हैं, पर्वत, पठार, नदियाँ, इनका संबंध कहीं न कहीं आंतरिक बल से है। ठीक, वही बात यहाँ पर कही जा रही थी। ठीक, क्या कही जा रही थी कि जो भूपर्पट्टी है, भूपर्पट्टी का निर्माण जो हो रहा है पृथ्वी के भीतर, जो सक्रिय बल है ना, उसमें अंतर के कारण ही ये सब चीज़ें बाह्य सतह में या बाह्य सतह में अंतर ये सब दिखाई देते हैं। ठीक, अब देखिए मूलतः, ठीक, मूलतः धरातल सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा प्रेरित बाह्य बलों से अनवरत प्रभावित होता रहता है। ठीक, तो जो हमारा धरातल है वो सूर्य से जो एनर्जी प्राप्त हो रही है, सूर्य से एनर्जी प्राप्त करने वाले जो बाह्य बल हैं, जैसे बाह्य बल में हवा है ना, बरसात है, नदियां हैं, ठीक, तो कहीं ना कहीं वो सूर्य के एनर्जी से प्रभावित हो रहे हैं। ठीक, निश्चित रूप से आंतरिक बल अभी भी सक्रिय हैं। ठीक, आंतरिक बल जो है वो तो हमेशा सक्रिय रहेगा। ठीक, यद्यपि इनकी तीव्रता में अंतर है। ठीक, आंतरिक बल जो है वो एक्टिव रहते हैं अगर उनकी तीव्रता में अंतर रहता है। ठीक, तो जैसे पृथ्वी का धरातल है ना, धरातल पर अगर ज़्यादा उबड़ खाबड़ है, वहाँ पर उबड़ खाबड़ मतलब पर्वत, पठार, खाइयाँ अगर ज़्यादा बन है वहाँ पे, इसका मतलब वहाँ आंतरिक बल जो है ना वो ज़्यादा एक्टिव है। और जहाँ पर रेजिडुअल चीज़ें हो गई, अब धीरे धीरे करके घिस गया, समतल स्थापित हो रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ पर आंतरिक बल कम प्रभावी है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर अब क्या हो गया कि इसका अर्थ हुआ कि धरातल पृथ्वी मंडल के अंतर्गत उत्पन्न हुए बाह्य बलों एवं पृथ्वी के अंदर उद्भूत आंतरिक बलों से अनवरत प्रभावित होता है। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो पृथ्वी का जो धरातल है ये आंतरिक बल और बाह्य बल से लगातार प्रभावित होता रहता है। ठीक, तथा यह सर्वदा परिवर्तनशील है। ठीक, मतलब हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। बाह्य बलों को बहिर्जनिक यानी एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं और आंतरिक बलों को अंतर्जनिक यानी इंडोजेनिक बल कहते हैं। तो यहाँ तक ये बात समझ में आपको आ ही गई कि अंतर्जात बल किसे कहते हैं और बाह्य बल किसे कहते हैं। ठीक, अब देखिए जो बहिर्जनिक बल है ना, बहिर्जनिक बलों की क्रियाओं का परिणाम क्या होता है कि उभरी हुई भू आकृति, जैसे उभरा हुआ पठार पर्वत है ना, उभरी हुई भी आकृति का विघर्षण हो जाता है, यानी वियरिंग डाउन हो जाएगा। मतलब क्या होगा, जो ये उठा हुआ भाग है इसको घिस घिस करके बाह्य बल इसे समतल कर देगा तथा बेसिन या निम्न क्षेत्रों या गर्तों का भराव, जैसे गड्ढा है तो गड्ढा क्या हो जाएगा, धीरे धीरे करके भर जाएगा। ऐसा क्यों भर गया, ये बाह्य बल के कारण हो गया। ठीक, अधिवृद्धि या तल्लोचन इसे कहेंगे, भराव हो जाता है। देखिए धरातल पर अपर्दन के माध्यम से जो उच्चावच के मध्य अंतर के कम होने को तल संतुलन यानी ग्रेडेशन कहते हैं। ठीक, मतलब क्या हुआ कि एक सरफेस लेवल है, सरफेस लेवल के ऊपर मान लीजिए कोई उठा हुआ भाग है, तो अपर्दन के कारण क्या होगा, यहाँ की मिट्टी कट करके यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी और धीरे धीरे क्या होगा कि एक ऐसा लेवल बन जाएगा कि दोनों एक समतल लेवल पर आ जाएंगे। ठीक, यही समतल लेवल तल संतुलन कहलाता है ना, ग्रेडेशन कहला रहा है। अब देखिए अंतर्जनित शक्तियाँ क्या करती हैं, निरंतर धरातल के भागों को ऊपर उठाती हैं। ठीक, या तो ऊपर उठाएंगी या उनका निर्माण करती हैं तथा इस प्रकार बहिर्जनिक जो प्रक्रियाएं हैं उच्चावच में भिन्नता को सम यानी बराबर करने का प्रयास करती रहती हैं। ठीक, और जो अंतर्जात बल है वो विषमता का सृजन करता रहता है। तो अगर जो बाहरी बल कह रहा है कि उसे अगर समतल कर रहा है तो अंतर्जात बल क्या करेगा कि उसके काम में बाधा डाल करके उसको असफल कर देगा। ठीक, तो मतलब बाह्य बल अंतर्जात बल ये दोनों इसी तरीके से काम करते रहते हैं। ठीक, अतएव भिन्नता तब तक बनी रहती है जब तक बहिर्जनिक और अंतर्जनिक बलों के विरोधात्मक कार्य चलते रहते हैं। ठीक, तो ये भिन्नता कब तक बनी रहेगी, जैसे बहिर्जात बल उसे समतल कर रहा है, अंतर्जात बल फिर से उसमें ऊंचाई पैदा कर दे रहा है। ठीक, तो ये सब क्रियाएं तब तक चलती रहेंगी जब तक दोनों एक दूसरे के विरोधात्मक कार्य करते रहेंगे। ठीक, सामान्यतः अंतर्जनिक बल मूल रूप से
भू आकृति निर्माण करने वाला बल है। याद रखना, जो अंतर्जात बल है यही भू आकृति निर्माण करने वाला बल है, तथा बहिर्जनिक प्रक्रियाएं मुख्य रूप से भूमि विघर्षण यानी समतल स्थापित बल करता है, कहलाता है। ठीक, बहिर्जनिक बल। देखिए, भूतल संवेदनशील है। ठीक, मानव अपने निर्वाह के लिए इस पर निर्भर रहता है। ठीक, जो समतल एरिया है, तथा उसका व्यापक एवं सघन उपयोग करता है। ठीक है, मानव क्या करता है, भूतल का ही सबसे ज़्यादा उपयोग करता है। वहाँ वो खेती करेगा, वहाँ घर बनाएगा, वहाँ रोड बनाएगा, वहाँ इंडस्ट्री बनाएगा, सब चीज़ तो वहीं करेगा। लगभग सभी जीवों का धरातल के पर्यावरण के अनुवाह में योगदान होता है। ठीक, आगे देखिए, मनुष्यों ने संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है। हमें इनका उपयोग करना चाहिए, किंतु भविष्य में जीवन निर्वाह के लिए इनकी पर्याप्त संभाव्यता को बचाए रखना चाहिए। ठीक, मतलब हम भूमि का भी इतना उपयोग ना करें कि वो आने वाली पीढ़ी के लिए बचे ही ना। ठीक, धरातल के अधिकांश भाग को बहुत लंबी अवधि यानी हजारों सैकड़ों वर्षों में आकार प्राप्त हुआ है। ठीक, तथा मानव द्वारा इसके उपयोग, दुरुपयोग, कुप्रयोग के कारण इसकी संभाव्यता में बहुत तीव्र गति से ह्रास हो रहा है। मतलब जैसे कोई पर्वत है, पठार है, तो पठारों को खोद खोद करके, पठारों में चूँकि खनिज का भंडार होता है पठार, याद रखना, और उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, तो पता चल रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, उसी पठार को खोद खोद करके वहाँ से खनिज निकाल रहे हैं। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो चीज़ें समाप्त हो जा रही हैं। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है। ठीक, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत तीव्र गति से इसका ह्रास हो रहा है। यदि उन प्रक्रियाओं जिन्होंने धरातल को विभिन्न आकार दिया है, ठीक, जैसे अंतर्जात बहिर्जात जालबन है ना, और अभी दे रही हैं, तथा उन पदार्थों की, ठीक, उन पदार्थों को की प्रकृति जिनसे यह निर्मित है को समझ लिया जाए, तो निश्चित रूप से मानव उपयोग जनित हानिकारक प्रभाव को कम करने एवं भविष्य के लिए उनके संरक्षण हेतु आवश्यक उपाय किए जा सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया, यहाँ तक ये वीडियो हो गई। इसके आगे की वीडियो जल्दी लेकर आ रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।